देखिए, अभी तो आपने देखा ये एक योजना के ऊपर रोक लगाया है। जो बिल ये लेके आ रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, फ्री चिकित्सा की योजना, फ्री शिक्षा की योजना, मोहल्ला क्लिनिक की योजना, बस की फ्री यात्रा की योजना, सारी योजनाओं पर रोक लगाने के लिए ये एलजी के शासन का बिल लेके आ रहे हैं। और यही हमारी चिंता है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5-6 वर्षों में दिल्ली में जो काम करके दिखाया है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, उन सबको खत्म करने के लिए ये बिल लेकर आया गया है जो पार्लियामेंट में लाया गया है। एलजी को सारे अधिकार देने का बिल। आप बताइए, राशन की होम डिलीवरी का मतलब है राशन माफियाओं का राज खत्म, राशन की दलाली खत्म, राशन में भ्रष्टाचार खत्म। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचार जारी रहेगा, राशन की लूट होगी, गरीबों को अनाज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए राशन की होम डिलीवरी हम नहीं होने देंगे। तो ये किस प्रकार की मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की? मुझे तो तरस आता है उनकी सोच पे कि आप अपनी राजनीति के चक्कर में एक सरकार को जनहित की योजनाएं बनाने नहीं दे रहे, जनहित के कार्य नहीं करने दे रहे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ये सब कुछ देख रही है और इनको माफ नहीं करेगी। सर, कोरोना की बात, महाराष्ट्र की बात करें तो 2 दिन लगातार 25,000 से ज्यादा मामले आए हैं। काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है इस वक्त। पंजाब के 11 जिलों में कर्फ्यू है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। एमपी में भी अब स्थिति खराब दिख रही है। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश के कुछ हिस्सों में स्थिति बहुत चिंताजनक हो रही है। और खास तौर से महाराष्ट्र की बात अगर हम लोग करें तो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अगर इतना धीरे चलाया जाएगा और अपने नाम की वाहवाही के लिए दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करने में हमारे सरकार की ज़्यादा अगर रुचि रहेगी, मोदी सरकार की ज़्यादा रुचि रहेगी, तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का भी फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिस स्पीड से अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, पूरे भारतवर्ष को ये वैक्सीन लगाने में 12 साल का समय लगेगा। तो अगर इस देश को बचाना है तो जो पहल अरविंद केजरीवाल जी ने की है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कर सकते हैं, वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए उसके आधार पर, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें कई तरह के स्ट्रेन समय समय पे आ रहे हैं, वो भी चिंता का विषय है, उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि उससे कैसे निपटेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे यही कदम है जो इस वक्त उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। यूरोप हो, अमेरिका हो, दुनिया के तमाम ताकतवर देश हों। और भारत में जब हम लोगों को ये महसूस होने लगा था कि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, उस वक्त ये फिर से दोबारा बढ़ना निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। सर, बंगाल की बात करें तो बंगाल चुनाव में लगे बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि बंगाल में वो दुर्योधन, दुशासन या मीर जाफर जैसे लोगों की एंट्री नहीं चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जिस भी राज्य में ये पार्टी बढ़ती है, वहाँ हिंसा, नफरत, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े, इसकी राजनीति को ये लोग बढ़ावा देने का काम करते हैं। और जहाँ तक विकास के कार्यों की बात है, देश में आज महंगाई की हालत देख लीजिए, किसानों की हालत देख लीजिए, किसानों के आंदोलन की हालत देख लीजिए, नौजवानों के रोजगार की हालत देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम की हालत देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम। तो हर मोर्चे पर ये सरकार फेल रही है। और अभी जो ये काम कर रही है सरकार कि हर चीज का निजीकरण, वो एक और खतरनाक प्रक्रिया है जिससे देश में एसटी, एससी, ओबीसी और अब तो सवर्णों के लिए जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा आरक्षण। अगर आप सरकार की नौकरियों को निजी हाथों में दे देंगे तो आरक्षण किस बात का रहेगा? तो ये भी एक खतरनाक बात है जिसमें देश के नौजवानों को खास तौर से सोचना चाहिए। निजीकरण की इस प्रक्रिया में, जिसमें रेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, एलआईसी, बैंक, सड़क, बिजली, पानी सब बेचने की योजना है,
इसमें 35 लाख नौकरियां पूरे हिंदुस्तान में जाएंगी। तो इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी सीनियर कैंपेन चला रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अमित शाह के हाथों पर चल रहा है या वो चला रहा है। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। ये एक नहीं, अनेक उदाहरण इसके आपको मिल जाएंगे। दिल्ली का भी जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त हम लोगों ने कई बार शिकायतें की चुनाव आयोग से, और हमने देखा कि हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग अगर अपनी भूमिका को निष्पक्ष रखना चाहता है तो उसको ये ध्यान देना होगा कि वो कोई पार्टी के लिए बनी हुई संस्था नहीं है। वो इस देश के चुनाव को निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए बनी संस्था है। तो आज अगर उनके ऊपर सवाल उठ रहा है तो उसके पीछे कई कारण हैं। ऐसे नहीं उठ रहा है, बेसलेस आरोप नहीं है, आरोप में सत्यता है। एक राज्य का चुनाव आप 8 चरणों में कराएंगे और तमिलनाडु जैसे राज्य का चुनाव आप एक ही चरण में करा देंगे। आसाम जहां की इतना डिस्टरबेंस रहा, वहां के चुनाव के चरणों की संख्या बंगाल से कम होगी, तो निश्चित रूप से आपके तौर तरीके, आपके कार्य प्रणाली पर सवाल उठेगा। ममता बनर्जी के हमले पे आप खुद ही क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? सर, बात करें इस तरह रिजर्वेशन नौकरी और शिक्षा संस्थानों में रहेंगे। देखिए, आरक्षण का मकसद क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान में आरक्षण की बात कही तो उसके पीछे मकसद ये था कि समाज के कमजोर तबके को, जो सामाजिक कारणों से हमारी समाज की जो कुरीतियां हैं, भेदभाव, जाति, धर्म, इसके आधार पे जो वर्षों से पीछे रह गए लोग हैं, उनको विशेष अवसर देकर आगे करना, ये आरक्षण का मूल सिद्धांत है। और इसके पीछे की अवधारणा यही है कि इसके कारण उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए और उनको आगे समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश होनी चाहिए। तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक आरक्षण की व्यवस्था चलनी चाहिए। और अब आरक्षण में कोई ऐसा नहीं कह सकते आप, अब तो एसटी, एससी, ओबीसी के साथ सवर्णों को भी आरक्षण है। 10% गरीब जो सवर्ण है उसके लिए भी आरक्षण हो गया। तो अब आरक्षण तो समाज के जो लोग कई कारणों से पीछे रह गए हैं उनको आगे करने की एक कोशिश है। और अब तो आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि सारे सरकारी विभाग तो निजीकरण में जा रहे हैं। तो जब सरकार सारे अपने विभागों को निजी क्षेत्र में दे रही है तो आरक्षण का क्या मतलब रह गया? और इस सरकार के लिए मैं कहता हूं कि भारतीय समाज में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, पतिव्रता पत्नियां, और ये सरकार पूंजीपति व्रता सरकार है। पूंजीपतियों के लिए काम करती है सरकार, सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है, उनके इशारे पर नाचती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जो सरकार का तरीका है।